वकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसकी शादी में किसी मजबूरी की वजह से शिरकत नहीं कर सकता था। उसी लिए वो मुझसे सख्त नाराज़ था। मैंने उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए उसके साथ एक डिनर का इंतज़ाम किया था, जिसमें मैंने उससे आपकी वाइफ़ के साथ ही इनवाइट किया था। मैं अभी गैर शादीशुदा था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना था। वकास ने कम उम्री में ही घर वालों के दबाव में आकर अपनी कज़न से शादी कर ली, जबकि वकास की पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसकी बीवी से 2 साल छोटी थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते थे। उसका गोला मारा और उस पर बड़ी-बड़ी आँखें गले-गालों में पड़ते हो, तो किसी गुलाब की पंखुड़ी के मानी दे। हर वक़्त ताज़ा और गुलाबी रहते थे। मैंने ये दावत बाहर रखे। जब वकास अपनी बेवी के साथ वहाँ पर आया, तो उसकी बेवी ने काले रंग का लिबास ज़ेब-तन किया हुआ था। मैं तो उसे देखते ही एकदम से खामोश ही खड़ा हो गया। वो बुलाकी खूबसूरत एक कातिल हसीना लग तो रहे थे। जब मैंने उससे यों खुलाते और मुस्कुराते देखा तो मेरी आंखें जैसे हैरत से फैल गए थे कि इस खूबसूरती वकास तो जैसे लॉटरी लग गए थे। तब भी वो दोनों मेरे करीब आए। मैं वकास से गले मिला, मगर मेरी नज़रें मुसलसल उसकी बीवी का तवाफ कर रहे थे। पर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया, बल्कि मैंने तो सिर्फ बैठकर वकास की बेवी का नज़ारा किया। वो किस कदर तंग लिबास में मुलूज थीं और कितनी खूबसूरत नज़र आ रहे थे। मैं जैसा ही उसकी बेवी को घूर रहा था, मैं देख रहा था कि वकास को ये बात हर गज़बपसंद नहीं आ रहे हैं। वो बार-बार मेरी नज़रों का जायज़ा ले रहा था और अपनी बेवी के लिबास को देख रहा था। फिर खाना खाकर फ़ारिग हुए, तो मैंने उन दोनों को घर र गया मुख इसकी अपनी गाड़ी नहीं थे, जबकि मैं एक अच्छे खासे खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने बाप का अकलौता बेटा था। उसकी बीवी मेरा तारफ़ सुनकर मुझे टिकट की बांधे देख रही थी, जैसे उसकी कोई अधूरी हसरत रह गए थे, जिस से वो पूरा करना चाहते थे। मुझे अपनी आँखों में दौलत की चमक साफ़ दिखाई दे रहे थे। तब भी मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अपनी दौलत को वकास की बीवी पर ही लौट आऊँगा और उससे खूब फ़ायदा हासिल कर लूँगा। उसके घर में चंद ही लोग थे, एक की बारी थी, जो शादी करके रुखसत हो गए थे। उसके अक्सर बीमार रहा करते थे। उसी वजह से वकास किया मैंने ये फ़ैसला किया था कि जल्द से जल्द वकास से शादी कर दी जाए, ताकि उनके घर में कोई हाथ बटाने वाला आ जाए, तो उसकी बाजी भी कम खूबसूरत न थे। मगर जो हसन अली की बीवी ने पाया था, वो किसी के पास भी ना गा। और वकास की बदकिस्मती ये है कि उसके बाप भी एक ही दुकान दे जिससे उसका घर चल रहा था। उनके पास ऐसी कोई ख़ास आमदनी न दे। वकास की बीवी की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे, मगर उनके पास पैसा ना था। फिर अगले दिन जब मैंने वकास को मुझे वकास से कुछ ज़रूरी काम था, तो फ़ौरा उसकी बीवी ने कॉल उठाए और कहने लगी कि तना रह गए हैं। उसका दरस दे रही थी कि मेरे कानों में रुस घूल रही थी। फिर मैंने कुछ देर उससे उधर-उधर की बातें की। इतनी में वकास आया और उसने फ़ोन ले लिया। फिर मैंने वकास से कुछ ज़रूरी बात की और कॉल बंद कर मुझे महसूस हो रहा था जैसे वकास को अच्छा ना लगा था कि मैंने उसकी बेवी से फ़ोन पर उस तरह इतनी देर तक बात की थी। पर कई मिनट तक मैं उसे सोचों में गम रहा है। ना जाने वकास ने अपनी बेवी को क्या कहा होगा, या मेरी वजह से खफ़ा तो नहीं हुआ होगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गया और एक दिन वकास की बेवी का फ़ोन आया कि वकास का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी से आप अस्पताल आ जाएँ। मैं जल्दी से अस्पताल पहुँचा, तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वकास का बहुत बुरी तरह सेट हुआ था। वो बाइक चलाते हुए किसी कार से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी टाँग में बहुत बड़ा फ़र्क चला गया था। उसका वालिद भी वहीं मौजूद था, मगर वहाँ किसी लड़की की ज़रूरत थी लड़के की ज़रूरत थी। उसीलिए वकास की बीवी ने वकास के खून से मुझे मैसेज कर लाया था, वकास का ऑपरेशन चल रहा है। साइमा, जो कि वकास की बीवी थी, वो ज़ार व कितार रो रहे थे। मैं साइमा को हौसला दे रहा था कि वकास को कुछ नहीं होगा।
आप परेशान मत हूँ। उसी दौरान मैंने उसका बहुत ख़याल रखा और उसे जूस वग़ैरह पिलाया, जिसका कुछ हौसला बेहाल हुआ। तकरीबन 1 घंटे बाद का ऑपरेशन ख़त्म हुआ। मैंने कह दिया था, घर चले जाएँ, मैं और साइमा वक़ास के साथ यहीं रहेंगे, जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता। उसके वालिद भी मुतमईन होकर अब घर जा चुके थे। मैं और साइमा अब बाहर अस्पताल के बेंच पर बैठे थे। वक़ास अपने नशे की हालत में था, जो नशा से ऑपरेशन के वक़्त चढ़ाया गया था। उसे ख़त्म होने में अभी वक़्त लगना था। मैंने साइमा से कुछ खाने का पूछा तो उसने बताया कि मैंने दिन से ही कुछ नहीं खाया था। मैं आपसे लेकर अस्पताल के कैंटीन में चला गया, साइमा के लिए कुछ ऑर्डर किया तो साइमा कहने लगे कि आप अपने लिए भी कुछ ऑर्डर करें। हम दोनों ने मिलकर बगैर खाया। मुझे कुछ ख़ास भूख नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं घर से खाना खाकर आया था। साइमा जब जूस पी रही थी, तो मैं टपकती बंदों से देख रहा था, वो किस कदर पर कशिश नज़र आ रही थी। मैंने उससे कहा कि आपने जो जवाब दिया, मैं उसमें आधा जो मुझे दे दें, तो उसने बहुत बेतकल्फ़ी से वजूद मेरे आगे सरक कर दिया। सर, मैं उसी वजह से कुछ हँसों पर लेने लगा। फिर हम लोग अस्पताल वापस आ गए। वक़ास भी अब होश में आ चुका था। सानहा के सराहने बैठी थी, जबकि मैंने साइमा को मना कर दिया था कि वक़ास को मेरा मत बताना। मैं यही बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि वक़ास का उस दिन का रवैया भी मैंने बोला था, तो कितना बुरा लगा था। जब मैंने आपकी बीवी के साथ फ़ोन पर बात की थी, तो नींद की इंजेक्शन लगी हुए थे, क्योंकि उससे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाहर आ गई मैंने और साइमा ने सारी रात बैठकर खूब सारी बातें की। तबीयत साहब ने मुझे बताया कि वक़्त वक़ास को बिल्कुल पसंद वो नहीं करती, ये शादी उनकी बहुत मजबूरी में हुई है। तब भी मैं साइमा से कहने लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा हसीन हो, तुम्हें तो कोई भी अमीर लड़का मिल सकता था, तुम्हें जल्दबाज़ी में वक़ास से शादी नहीं करनी चाहिए। हे। वो कहने लगे कि वक़ास मेरा कज़न है और ये फ़ैसला ये अबू ने किया था, जिस वजह से मैं अपने आप को इनकार ना कर सके थे। मगर अब भी मौका है, कुछ ख़ास नहीं हूँ, क्योंकि मकास मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, जिससे अभी आपने मुझे बाहर खाना खिलाया और इस रात जब आपने मुझे बाहर बना करवाया था, मैं हमेशा से ही बाहर घूमने-फिरने के शौकीन थे। मगर ऐसा बिल्कुल भी पसंदी ही वो एक बंद सूझ का मालिक है। जबकि मैं एक आज़ाद ख़याल लड़की है। फिर मैंने साइमा को दिलासा दिया। तो क्या हुआ? अगर वक़ास तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। तुम भी जिद्दा होकर मुझसे बात कर लिया करो और मुझे अपनी हर फ़रमाइश बता दिया करो। तब भी मैंने साइमा के हाथ पर हाथ रखा, उसने मसकर। मुझे देखा हम सारी रात यूँ ही बातें करते रहे, वक़्त का पता ही ना चला। तब साइमा की आँख लग गई और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसका ये लमस मुझे बहुत सुकून दे रहा था। उसकी गर्म सांसों से हमें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था, जो बहुत ही सुकून दे रही थी। फिर अगले दिन मेरी आँख खुली तो बस एक और वॉशरूम जा चुके थे। मीने साइमा को अपनी तरफ आते देखा। कायमा बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने गुज़रना उधर से बहुत सारे वादे कहे थे कि मैं आपकी हर हर ख़्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर मैं भी साइमा को नाश्ता करवा के घर फ़रेश होने के लिए चला गया और साइमा वक़ास के पास चली गई। कुछ देर ही बाद जब मैं सोकर वापस आया, अस्पताल तवक्का से घर वाले भी नाश्ता लेकर पहुँच चुके थे। मैंने भी वक़ास से सलाम दुआ की। उसने भी बस इस तरह लाया मेरी बात का जवाब दिया, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वक़ास को मैं यहाँ मौजूद हैं अच्छी नहीं लग रही है। मगर मैंने तो सारी रात बैठकर उसकी बीवी का ख़्याल रखा था। फिर अगले दिन वक़ास को याद करके घर भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब फिर से मैडम की तरफ देखने गया तो का सो चुका था, मगर साइमा सहन में टहल रही थी। मुझे देखकर फरमाया बहुत ज़्यादा खुश हैं और बेसाख्ता, और मेरे हाथों को अपने हाथों में थमा दिया और कहने लगे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थे। दानियाल तुम आए क्यों नहीं? साइमा के उस तरह मेरे साथ बेतकल्लफ़ाना देखकर
मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक अलग कमरे में ले गए और मुझे बैठकर खुद चाय लेने के लिए चले गए। कुछ देर बाद ही साइमा चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आईं। हम दोनों ने मिलकर चाय पी थी। जब मैंने उसके घर वालों का पूछा, तो उसने कहा, मेरे साथ-साथ है, अक्सर घर वाले सो जाते हैं। अब वक़ास भी सो चुका है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। वो मेरी बहुत ज़्यादा करीब आकर बैठ गए। उसका हिसाब मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। तब मैंने बर्तन उतार कर साइड पर जे रखे और बेड पर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से उसके चेहरे पर से बाल हटाया और अपनी जेब में से 1 लाख निकाल के साइमा को पहना दिया। ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। उसने फ़ौरा उठकर दरवाज़ा बंद किया और मैंने साइमा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खुश किया था और वक़ास भी दवाई खाकर सो जाता हूँ तो वो मुझे बुला लेते और हम एक-दूसरे को सुकून को